देखना या एवरीबॉडी पे अटेंशन। नए स्टार्ट करने से पहले अपन पहले अच्छा उनको एक बार बोलना, वापस बोलना एक बार, कंप्यूटर ऑपरेटर को बुलाना उनको। यस, तो नया स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं पहले का। यस, हाँ वो उसी की लड़ाई चल रही थी अभी, कल से ही चल रही है। हाँ पक्का मरा होगा एक आधा। अच्छा लेजेंड नाम का था वो। मैंने सही नोट चलो कोई नहीं। अच्छा इसमें वो कल वाली पेन ड्राइव पे हाँ है, पेन ड्राइव भी नहीं लाए इसके अंदर, इसके स्क्रीन पे तो ऑन करो। हाँ कल वाली वही। अरे हाँ 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 हाँ, सॉरी 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 सॉरी। फाइन फाइन। देखिए यस, तो कल अपने फर्स्ट क्या दूसरा वाला बोर्ड कैसे नोट 5 चलो ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक क्या बताया था कल, कहां से स्टार्ट किया था मैंने, डिस्पोजेबल इनकम से स्टार्ट किया था मैंने। चलो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम माइनस है टैक्स। ठीक है, अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी, एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इनकम और डिमांड में कैसा रिलेशन होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। इनकम इंक्रीज करोगे डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लग जाएगी। इसके बाद में मैंने इसको टू फर्दर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। टू फर्दर कैटेगरीज कौन कौन सी थी, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल के साथ पॉजिटिव और इंफीरियर के साथ है, वो भी एक सर्टेन पॉइंट के बाद। ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट तक तो अगर पर्सन बहुत पुअर है तो इनकम इंक्रीज होगी तो वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड को इंक्रीज करेगा, अगर फर्दर इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से मिल जाती है तो आपको। फिर उसके सर्टेन पॉइंट के बाद जब उसका इनकम का लेवल बहुत हाई होने लग जाएगा, ठीक है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होने लगेगा, तो वो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड को कम करने लग जाएगा। बढ़ाएगा क्या को, कम करेगा। अगर आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है, ठीक है, तो आप इंफीरियर गुड्स खाना पसंद करोगे। ठीक है, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट तो कंज्यूम करोगे तो सीधी सी बात है इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होने लग जाएगी। फिर इसके बाद में मैंने दो गुड्स और बताई थी, नेसेसरी और नॉन ड्यूरेबल। इनका कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है। इनकम इंक्रीज होगी तो नेसेसरी गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड तो बढ़ेगी, बट खास बात क्या याद रखनी है कि कंज्यूमर इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा। ठीक है, अपने बजट के अंदर वो इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद में अगर बात है कि ड्यूरेबल नेचर का प्रोडक्ट है या लग्जरियस नेचर का आइटम है, ठीक है, तो सीधी सी बात है इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, बट कंज्यूमर अपनी इनकम का ग्रेटर प्रोपोर्शन किस पर खर्च करेगा, लग्जरियस और नॉन सॉरी ड्यूरेबल नेचर के प्रोडक्ट। इसके बाद में मैंने आपको बताया था टेस्ट एंड प्रीफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रीफरेंसेस में मैंने बताया था कि किसी प्रोडक्ट के लिए आपके फैशन ट्रेंड, ठीक है, स्टाइल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर फेवरेबल है तो डिमांड ज्यादा होगी और अगेंस्ट है तो कम होगी। यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट बहुत आउटडेटेड है, आउट ऑफ फैशन है, ठीक है, ओल्ड टेक्नोलॉजी है, तो सीधी सी बात है प्रोडक्ट की डिमांड क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। अब टेस्ट एंड प्रीफरेंसेस को इफेक्ट करने वाले कितने इफेक्ट बताए थे मैंने,
फोर इफेक्ट, तीन ही कैसे बताए, तीन ही बताए थे, फोर बताए होंगे ना, ठीक है। जिसमें सबसे पहला मैंने बताया था डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के बारे में ये भी बताया था, यहां से क्वेश्चन आया था जेम्स ड्यूजनबेरी का, आया था क्या, बताया मैंने आपको, जेम्स, आप जाके चेक कर लीजिए इजीली, ठीक है। जेम्स ड्यूजनबेरी कौन थे, जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का कंसेप्ट प्रोपाउंड किया था। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, टू शो द पोटेंशियल इफ यू आर चेंजिंग योर कंजप्शन बिहेवियर ड्यू टू सी द कंजप्शन बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड यू वांट टू बी शो योर पोटेंशियल टू अदर पर्संस, देन यू आर इंक्रीज द डिमांड, दिस इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। मतलब दूसरों को देखकर आप भी कर रहे हैं, ठीक है, अपने पोटेंशियल को शो करने के लिए, ठीक है। और इसके बाद में इसी का सेम बताया था मैंने बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, कि अगर कोई कॉमोडिटी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज्यादा कॉमन प्रिविलेंसी में है, तो सीधी सी बात है आप भी उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं बैंड वैगन। फिर मैंने बताया था स्नोब, बैंड वैगन का जस्ट उल्टा होता है स्नोब। कई बार तो आप दूसरों को देखकर अपना कंजप्शन बिहेवियर चेंज करते हैं, ठीक है, और कई बार आप क्या करते हैं कि सभी लोग यूज कर रहे हैं तो आप उसकी डिमांड को एक्सक्लूड करने लग जाते हैं, आप अपने आप को यूनिक प्रूव करने के लिए उस कॉमन प्रोडक्ट की डिमांड को क्या कर देते हैं, डिक्रीज करने लग जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में मैंने बताया था वेबलाइन इफेक्ट। सोसाइटी के अंदर बहुत सारी गुड्स ऐसी हैं जो आपके प्रेस्टीज और स्टेटस को सीख करने का काम करती है, ठीक है, तो स्टेटस सीकिंग प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी प्राइस इंक्रीज होने पर उनकी डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ में आ गई क्या, जितना ज्यादा सोशल प्रेस्टीज वाला प्रोडक्ट होगा, ठीक है, आप उसकी उतनी ज्यादा डिमांड करना चाहेंगे। समझ में आ गई क्या, और इसको क्या बोलते हैं, वेबलाइन इफेक्ट। किसने दिया था कंसेप्ट, थ्रोस्टेन वेबलाइन ने दिया, ठीक है। और इसके बाद में क्या बताया आपको, एक्सपेक्टेशन बता दी थी क्या आपको, चलो, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन के अंदर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टेशन बताई थी मैंने, एक तो प्राइस की एक्सपेक्टेशन, एक इनकम की एक्सपेक्टेशन, और एक सप्लाई की एक्सपेक्टेशन, ठीक है। प्राइस की एक्सपेक्टेशन के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। फ्यूचर में कोई चीज महंगी होने वाली हो तो प्रेजेंट में डिमांड क्या होगी, समझ में आ गया क्या, पॉजिटिव आ गया। अगर फ्यूचर में आपकी इनकम बढ़ने वाली हो तो आप प्रेजेंट से ही डिमांड इंक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे, तो इनकम एक्सपेक्टेशन के साथ भी पॉजिटिव। और अगर आपको पता चले कि फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट की सप्लाई कम होने वाली है, कम होने वाली है, सोच के जवाब दिया करो। एमसीक्यू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जल्दीबाजी में पड़ गए तो वहां पर जो ऑप्शन होगा ना, तो जो आप सोच रहे हैं वो भी ऑप्शन होगा, अगर आप गलत सोच रहे हैं तो वो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। जल्दीबाजी ना सोचे कभी भी, क्योंकि मैंने इसलिए बोला ये कि अगर फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट की सप्लाई डिक्रीज होने वाली है, कल भी एग्जांपल बताया था कि अगर फ्यूचर में लॉकडाउन लगने वाला है तो आज खरीद, हाँ रजनीगंधा तुलसी, तेरे को ना अपने वाले प्रोडक्ट चाहिए सुबह सुबह, यार राम के वक्त में रावण का काम क्यों करते हो, हैं ना, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल यही आ रहे हैं। अच्छा मैंने एग्जाम्पल दिया, तू चेंज नहीं कर सकते। हाँ देखो, अगर आपको पता चले कि फ्यूचर में लॉकडाउन लगने वाला है, आपने देखा होगा जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगने वाला था लोगों को पता चला दुकानें बंद रहेंगी, तो सब पहले ही खरीद खरीद के रखने लग गए, ठीक है। तो इसका मतलब कि फ्यूचर में आपको जैसे ही फील होगा कि प्रोडक्ट की सप्लाई कम होने वाली है, आप प्रेजेंट में डिमांड को इंक्रीज कर देंगे, और अगर आपको पता चले फ्यूचर में सप्लाई इंक्रीज होने वाली है तो प्रेजेंट में डिमांड कम करेंगे, तो नेगेटिव रिलेशन है। इसके बाद में कुछ बताया था क्या, साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन मतलब जितनी ज्यादा, इसको साइज ऑफ पॉपुलेशन बोल दो या नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बोल दो, दोनों बातें एक ही है। जितनी ज्यादा साइज ऑफ पॉपुलेशन होगा वहां पर उतनी ज्यादा डिमांड होगी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स होंगे उतनी ज्यादा डिमांड होगी, पॉजिटिव रिलेशन है। फिर इसके बाद में एज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताया था मैंने, यहां पर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डिमांड होगी। किसके अकॉर्डिंग डिमांड होगी, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। अगर बूढ़े लोग ज्यादा है तो, हाँ ये देखो का वो रजनीगंधा तुलसी, ये हुक्का, ठीक है, दवाई, सिंसियर हो गया ना तू, हाँ ठीक है। जहां पर बूढ़े लोग ज्यादा है वहां पर मेडिसिन की डिमांड ज्यादा होगी, और यूथ क्लास पीपुल ज्यादा है तो, अब नहीं बोलोगे, अगर यूथ क्लास लोग ज्यादा है तो सीधी सी बात है बुक्स वगैरह की डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। फिर इसके बाद में इनकम लेवल, नेशनल इनकम, अच्छा करवाना है या करवा दिया था, करवा दिया। नेशनल इनकम का लेवल हाई चल रहा है तो डिमांड भी हाई चल रही होगी, नेशनल इनकम पुअर चल रही है तो डिमांड भी पुअर चल रही होगी, ठीक है। इसके बाद में नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था, अगर इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड के लेवल हाई होंगे, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड के लेवल कम चल रहे होंगे। इसके बाद में
क्रेडिट फैसिलिटी, अगर आपको इजीली क्रेडिट्स अवेलेबल हो जाते हैं, इजीली उधार मिल जाती है बैंक से, लोन मिल जाता है, तो डिमांड के लेवल हाई होंगे। और अगर लोन सीख करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो सीधी सी बात है, अगर बैंक की फॉर्मेलिटीज ज्यादा है, ठीक है, या बैंक ज्यादा कंडीशंस लगाता है, ठीक है, तो सीधी सी बात है आप लोन लेना नहीं चाहेंगे, जिससे डिमांड क्या होगी, प्रोडक्ट्स की कम होने लग जाएगी। इसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाओगे तो, क्योंकि लोन नहीं लेना चाहोगे, लोन नहीं लोगे तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। और इंटरेस्ट रेट लो चल रही है तो ज्यादा लोन लेना चाहोगे, डिमांड के लेवल हाई चल रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद में गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्स और सब्सिडी, टैक्स का नेगेटिव और सब्सिडी का, ज्यादा टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट, डिमांड कम होगी, दोनों ही तरफ से कम होगी। अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम पर लगा दिया तो इनकम कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। और अगर प्रोडक्ट की प्राइस पर ज्यादा टैक्स लगा दिया तो प्राइस बढ़ जाएगी, तो डिमांड कम हो जाएगी। तो दोनों ही तरीके से ज्यादा टैक्स लगाने पर डिमांड क्या होगी, कम होने लग जाएगी। और सब्सिडी ज्यादा दे रही है गवर्नमेंट तो इसका मतलब सब्सिडी ज्यादा है तो डिमांड भी ज्यादा, पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या था, अदर्स, अदर्स में लिखवाया कुछ मैंने, अच्छा सारे लिखवा दिए थे क्या आपको। अच्छा अब इनके चार्जेस समझने, लगभग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है अदर्स के अंदर, जितने इनके अंदर लिखवाना नहीं है, इनके नाम याद रखने हैं और आपको जज करना है कि इसमें डिमांड, कौन सा फैक्टर डिमांड को बढ़ाएगा, कौन सा कम करेगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्या दे रखा है उसमें, वेदर, मौसम, अगर कंड्यूसिव है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फेवरेबल है तो डिमांड ज्यादा, और अगेंस्ट है तो, फॉर एग्जांपल विंटर्स के अंदर स्वेटर की डिमांड फेवरेबल होगा ना, तो स्वेटर्स की डिमांड या कोट की, जैकेट्स की डिमांड ज्यादा होंगी, ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड समर में ज्यादा होगी क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग फेवरेबल है। तो फेवरेबल वेदर है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फेवरेबल वेदर है तो डिमांड ज्यादा, अगेंस्ट है तो, ठीक है। फिर इसके बाद में बिजनेस साइकिल, नाम सुना है बिजनेस साइकिल, इनकम आउटपुट डिटर्मिनेशन वाला चैप्टर था मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, उसके अंदर बार बार नाम आया होगा बिजनेस साइकिल। अच्छा ग्रेट डिप्रेशन का नाम सुना होगा आपने, 1929 टू 1961, हाँ दादा की एज बता दी अपने के, 1961 नहीं 1933, ठीक है, 1929 टू 1933, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन आया था, हाँ तो तू दे रहा है वो नहीं, डिप्रेशन का मतलब था हिंदी में बोले तो मंदी, मंदी नाम तो सुना होगा ना, ये मार्केट में मंदी चल रही है तो मंदी को डिप्रेशन बोलते हैं, और जो तुम सोच रहे हो वो अलग चीज है, ठीक है। वो अप्लाई करके देखें आप अपने आप, घर पे जाके मिरर देखें एक बार, ठीक है। जो चीज फील होना उसी को डिप्रेशन बोलते हैं आपकी भाषा में, ठीक है। अब देखें बेइज्जती हो गई सुबह सुबह, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, अरे सुबह बेइज्जती हो जाए ना तो शाम तक गम नहीं होता किसी बात का, अच्छा चलो। तो अब मैं बता रहा था कि अगर डिप्रेशन, अगर इकोनॉमी, बिजनेस साइकिल की क्या होती है, स्टेजेस होती हैं, प्रॉस्पेरिटी और डिप्रेशन। प्रॉस्पेरिटी में चल रही है तो आपको प्रॉस्पेरिटी यहीं बता देता हूं, आपके चैप्टर भी है बिजनेस साइकिल का, देखो आपको 4 टर्म्स याद रखने हैं, एक तो एग्रीगेट डिमांड, एक इनकम लेवल, एक एम्प्लॉयमेंट, एक बीच में रह गया प्रोडक्शन, और डाल दो बीच में, सप्लाई भी है, अच्छा तो ये प्रोडक्शन से ही तो सप्लाई आएगी, एम्प्लॉयमेंट और एक प्राइस लेवल। ये पांचों अगर इंक्रीज हो जाए, एक्सट्रीमली हाई हो रखे हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात क्या है, प्रॉस्पेरिटी चल रही होगी। मतलब अगर कंट्री में एग्रीगेट डिमांड का लेवल बहुत हाई है तो सीधी सी बात है अगर डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के लेवल हाई होने की वजह से प्राइस लेवल क्या चल रहे होंगे, हाई, और हाई प्राइस लेवल इंसेंटिवाइज टू प्रोड्यूसर फॉर मोर प्रोड्यूस, ठीक है, तो प्रोडक्शन के लेवल हाई चल रहे होंगे। प्रोडक्शन ज्यादा चल रहा होगा तो सीधी सी बात है एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा चल रहा होगा, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हमें ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना होगा, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा तो इनकम के लेवल भी, ठीक है, और इनकम ज्यादा होगी तो आप किसी भी कॉमोडिटी के लिए ज्यादा प्राइस पे करने को भी रेडी हो जाएंगे, इसलिए प्राइस लेवल भी क्या चल रहे होंगे, हाई। अगर ये पांचों एक्सट्रीमली हाई चल रहे हैं, ठीक है, तब तो क्या है, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉस्पेरिटी। और अगर ये पांचों के पांचों एक्सट्रीमली लो चल रहे हैं तो सीधी सी बात है डिप्रेशन। एग्रीगेट डिमांड, जैसे कि जॉन मैनार्ड किसने 1929 टू 1933 का जो ग्रेट डिप्रेशन है,
ठीक है, उसकी थ्योरी किसने दी थी? जॉन मेनार्ड किन्स ने, जिनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। केंजियन थ्योरी बोलते हैं, किन्स थ्योरी नहीं, केंजियन थ्योरी। ठीक है, जॉन मेनार्ड किन्स की जो केंजियन थ्योरी है, उन्होंने क्या बताया था? द एग्रीगेट लोअर लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज द रेस्पॉन्सिबल फैक्टर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, उनका कहना था कि अगर हम कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दें तो सीधी सी बात है, जितनी भी डिप्रेशन है वो सारा रिमूव हो जाएगा। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जैसे ही ग्रो करना स्टार्ट करेगी, ठीक है, प्रोडक्शन का लेवल वापस ऊपर की तरफ इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट वापस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और प्राइस लेवल वापस से इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से धीरे धीरे कंट्री का जो डिप्रेशन है वो रिमूव हो जाएगा। ये थ्योरी थी जॉन मेनार्ड किन्स ने इन हिज ग्रेट बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, पब्लिश्ड इन 1936। सुना सुना सा लग रहा है? नहीं लग रहा है? कभी नहीं बताया? फिर मैक्रो पढ़ के क्यों आए हो? टीचर ने भी नहीं बताया? कई होंगे तो इकोनॉमिक्स ही नहीं होगी, कई सोच रहे होंगे डिप्रेशन किस चीज का चल रहा है ये है, हम का सुबह पहले उठा के डिप्रेशन पढ़ा रहे हो है? चलो कोई नहीं, तो इसका याद रखेंगे। ये है, इन दोनों चीजों को क्या बोलते हैं? बिजनेस साइकिल। ठीक है, हमारी इकोनॉमी जो है, कोई भी कैपिटलिस्ट नेचर, अच्छा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का नाम तो सुना होगा ना? कोई भी कैपिटलिस्ट नेचर की इकोनॉमी है या मिक्स्ड नेचर की जो इकोनॉमी है, इन इकोनॉमीज के अंदर बार बार इकोनॉमी कभी प्रॉस्पेरिटी में, कभी डिप्रेशन में, कभी प्रॉस्पेरिटी में, कभी डिप्रेशन में चलती रहती है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बिजनेस साइकिल। आगे बात में, अब मेरे को एक बात बता दीजिएगा, अगर इकोनॉमी के अंदर प्रॉस्पेरिटी हाई चल रही है तो डिमांड का लेवल क्या चल रहा होगा? ठीक है, अगर डिप्रेशन चल रहा है तो? समझ में आ गई क्या? आगे बात करते हैं। वेल्थ, जहां पर वेल्थ का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां पर डिमांड ज्यादा, वेल्थ का कंसंट्रेशन कम होगा तो डिमांड भी। इसके बाद में लेवल ऑफ एजुकेशन, जितने ज्यादा हाईली एजुकेटेड लोग होंगे डिमांड के लेवल उतने हाई होंगे। लो लेवल ऑफ एजुकेशन टेंड्स टू लो लेवल ऑफ डिमांड। ठीक है, क्यों? आप जितने ज्यादा एजुकेटेड होते जाएंगे उतने ज्यादा डाइवर्सिफाइड गुड्स की डिमांड करेंगे। ठीक है, आज आप जितने भी स्टाइलिश बियरिंग्स पहन रहे हैं, बाइक वगैरह यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, ईयरफोन्स, हेडफोन्स जो भी यूज कर रहे हैं, ये आपके एजुकेशन लेवल का फर्क है। ठीक है, और अगर आपके दादा परदादाओं एंसेस्टर की तरफ जाकर देखोगे वो नहीं यूज कर रहे हैं। क्यों? जनरली उनका लो एजुकेशन लेवल क्या रहता है? लो रहता है, वो इन चीजों का यूज नहीं करते हैं। कोई बोलेगा नहीं मेरे दादा तो हेडफोन लगा के घूम रहे हैं, अब घूमने लगे हैं क्योंकि अब तुम्हारी वजह से एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है बुढ़ापे में जाके। ठीक है, इस उम्र में नहीं बढ़ना चाहिए था, आज से 10 साल पहले आ गए थे। हाँ ये बात भी है। देखो, पहले एजुकेशन लेवल जब लो हुआ करते हैं ना, अच्छा चलो आप तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आ गए, अच्छा मेरे को खाने पीने के मामले में बात बताओ, डाइवर्सिफाइड गुड्स की डिमांड की है कभी आपके दादा परदादा ने? छाछ रोटी खाकर सो जाते हैं। ठीक है, रहने के लिए सिर्फ एक चारपाई चाहिए, ठीक है, कोने में पड़े रहेंगे आराम से। क्यों? बेड तो चलते थे ना पहले, तो बेड की डिमांड क्यों नहीं की? हाँ मजा आता है खाट पे सोने, मजे को ध्यान में मत ले, मैं एजुकेशन लेवल की बात कर रहा हूँ, इनको मजे की पड़ी है। अरे सुबह सुबह तुम मजे ले लो, हैं हैं? देखो, आप अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट माने एक बार के लिए, आप ट्रेंड को चेंज करके मत देखें, अदरवाइज एजुकेशन से रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, आप जितने ज्यादा आप देखेंगे कि आपके आने वाली जो पीढ़ी होगी, आपके टाइम पर सब कुछ है ना, बट आपके आने वाली जो जनरेशन होगी वो आपसे ज्यादा एजुकेटेड रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपके घर वालों ने जो एजुकेशन लेवल दिया आप उससे ज्यादा हाई देना चाहेंगे, और जितना ज्यादा हाई एजुकेशन डिलीवर करेंगे उन देखे, जैसे कि मान लो कि मोबाइल फोन तो बहुत टाइम हो गया चले हुए, हमारे टाइम पर घर वाले मोबाइल फोन नहीं देते थे, आपको दे रहे हैं ना, ट्रेंड की वजह से नहीं, एजुकेशन लेवल की वजह से आपके घर वाले आपको मोबाइल फोन अवेलेबल करवा रहे हैं, परचेज करवा रहे हैं। हमारे टाइम पर तो घर वाला छेड़ लेते थे तो घुसंड पड़ जाते थे। एक बार मोबाइल में वो खेल लिया था, सांप वाला गेम आता है ना, उस टाइम पर मैं, वो छोटा वाला कीपैड फोन आता था, और उसमें वो आता है ना, वो माउस चमकता रहता है उसमें और फिर उसको खाना होता है। ठीक है, नोकिया के फोन में एक बार मैं वो गेम खेल लिया था, जो जम के पड़े हैं आज तक याद है, और आज आपके घर वाले दिला रहे हैं। किस चीज का फर्क है ये? एजुकेशन लेवल का फर्क। समझ में आ गया क्या? तो एजुकेशन लेवल जितना हाई होगा डिमांड उतनी ज्यादा होगी। इसके बाद में मैरिटल स्टेटस, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन की बजाय मैरिड पर्सन की डिमांड ज्यादा होगी। अब आप इस बात को खुद समझ सकते हैं, मेरे को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है।
नहीं तुम ज्यादा भावनाओं में बहोगे। पीछे वाले तो सोचे इसके लिए एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आने वाले हैं। कई लोग तो सोच रहे होंगे गुरुजी अब की बार बताएंगे कुछ ना कुछ खास। देखो एक सिंगल पर्सन है, ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन का कोई खर्चा नहीं है, ठीक है। अभी आप घर पे जाते हैं, फैमिली की जो टीवी है उसी के अंदर देख रहे हैं, शादी हो जाएगी तो रूम में एक टीवी अलग से चाहिएगा, नहीं क्या? वाइफ आ जाएगी उसके लिए अलग से चीजें लानी पड़ेंगी। अभी अपने खर्चा खुद चला रहे हैं, सुबह उठ के खाना पानी किया, नाश्ता पानी किया, बीड़ी सिगरेट पी आ गए, ठीक है। बट जब वाइफ आ जाएगी फिर वो तो बंद हो जाएंगी, नए खर्चे चालू हो जाएंगे, लिपस्टिक लाके देनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा फिर आगे चल के वो और हो गया नन्नू, तो उसके खर्चे अलग से, ठीक है या नहीं है? तो इसका मतलब एक कपल्ड पर्सन का खर्चा ज्यादा है बजाय एक इंडिविजुअल के। तो मैरिड पर्सन के एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, डिमांड ज्यादा होती है बजाय, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन के। समझ में आ गई? जितने ज्यादा मैरिड पीपल होंगे वहां पर उतने ज्यादा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट होगी, डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। आज आप सिंगल रहते हैं, कोई फ्रिज व्रिज की जरूरत नहीं है, बाहर से ठंडा लिया और ठीक है। पर शादी हो जाएगी तो मैडम को साथ रखोगे, और मैडम को साथ रखो, फ्रिज भी चाहिएगा, ओवन भी चाहिएगा, ठीक है, घर में टीवी भी चाहिएगा, क्योंकि सास भी कभी, ठीक है। इसके बाद में अगला बोलो, सोशल इकोनॉमिक क्लास। आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं इकोनॉमिकली, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर रिचर क्लास से बिलोंग करते हो तो डिमांड के लेवल हाई होंगे, पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है, सोसाइटी में आपकी प्रेस्टीज कितनी है, हाई प्रेस्टीज है तो डिमांड है ज्यादा, लो प्रेस्टीज है तो, ये है सोशल इकोनॉमिक कंडीशन। आगे हैबिट्स, ज्यादा हैबिट है किसी चीज के लिए तो डिमांड है ज्यादा, हैबिट नहीं है तो डिमांड कम, ठीक है। आगे बोले सोशल कस्टम्स, जितने ज्यादा रीति रिवाज परंपराएं होंगी उतने ज्यादा डिमांड होंगी, रीति रिवाज परंपराएं कम होंगी तो कन्वेंशन और कस्टम्स दोनों दे रखे हैं उसमें, ठीक है। और बताओ एडवर्टीजमेंट, कंपनियां ज्यादा अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट क्यों करती हैं, ठीक है, तो जितना ज्यादा अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट होगा, ठीक है, सीधी सी बात है डिमांड ज्यादा रहने वाली है। कंप्लीट हो गए? इसके बाद अगला टॉपिक बोलो, पढ़ाया नहीं है, चलो नोट करें। हाँ सॉरी, पहला पेज खाली क्यों छोड़ दिया? उस टाइम दिमाग खाली चल रहा था मेरा, मैं सोचा इसको भी खाली छोड़ देते। ये अभी नोट्स डल जाएंगे आज, आज मैं अभी बोल दिया ना, उनको सेंड भी कर दिए हैं। कल भी यही बोला था। अब अब उठक बैठक तो नहीं निकलवाओगे ना? वो बोल रहे आप करना चाहो तो कर लो। डिमांड फंक्शन देखें, आज डल जाएंगे, नोट नहीं मत करो भाई, ठीक है, समझ लीजिए आप। चलो डिमांड फंक्शन, कलर चेंज कर दूं, कलर कैसे चेंज होगा? देख लो फंक्शन क्या होता है देखिए पहले समझ ले, फंक्शन टर्म जो है, फंक्शन का काम है, फंक्शन इज ए मेजरमेंट टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? फंक्शन का। कल परसों बताए थे कि दो तरीके के रिलेशन हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। फंक्शन टर्म के आगे जो भी टर्म लिखा हुआ होगा वो हमेशा कैसा वेरिएबल होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। कैसा होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हमेशा इफेक्ट होता रहेगा, ठीक है। डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन जनरली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन, क्या लिखा हुआ है? शोज द क्वालिटेटिव रिलेशन बिटवीन डिमांड ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स डेटरमिनेंट्स और फैक्टर इफेक्टिंग, ठीक है। कि डिमांड फंक्शन का काम क्या है? डिमांड और उसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बीच में रिलेशन को बताना। और क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, कौन सा रिलेशन बताता है?
क्वालिटेटिव रिलेशन। ठीक है, वेदर चेंज होने पर डिमांड में एग्जैक्ट कितना चेंज आएगा ये डिटरमाइन करना पॉसिबल है नहीं है। ठीक है, किसी भी डिटर्मिनेंट के चेंज होने पर डिमांड में एग्जैक्ट कितना चेंज होगा, जैसे मान लो मेरी इनकम डबल हो गई तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड में मैं कितना चेंजेस करूंगा, ठीक है, इसको डिटरमाइन करना पॉसिबल है नहीं है। बस ये बता सकता हूं कि इनकम बढ़ेगी तो मेरी डिमांड बढ़ने लग जाएंगी, बट एग्जैक्ट कितनी बढ़ेंगी ये बताना पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई द डिमांड फंक्शन डिटरमाइंस द क्वालिटेटिव रिलेशन नॉट क्वांटिटेटिव रिलेशन। समझ में आ गई। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है 2019 के अंदर, इफ द डिमांड फंक्शन इज ए क्वांटिटेटिव मेजर, क्वालिटेटिव मेजर, ए एंड बी बोथ एंड नन ऑफ दीज क्वालिटेटिव मेजर। ठीक है, फिर इसके बाद में इसको डिनोट कैसे करेंगे अपन, क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ ब्रेकेट पी एक्स वाई एंड पी आर। पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ एक्स गुड, वाई का मतलब कंज्यूमर से इनकम, एंड पी आर का मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जनरली ये थ्री फैक्टर्स किसी भी डिमांड को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, इसलिए इन्हीं को कंसीडर किया है। अदरवाइज आप चाहो तो और भी फैक्टर्स को डाल सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में लॉ ऑफ डिमांड। पता है लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, प्राइस डिमांड रिलेशन जो होता है उसी को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। When other things remain constant, then there is negative relationship between price and demand. If price increases, then demand. That's it. The other things remain constant का दूसरा नाम क्या है, Ceteris paribus। ठीक है, ये नाम याद रहेगा। Other things being constant को दूसरे ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, Ceteris paribus। ठीक है, फिर इसके बाद में डेफिनेशन, डिमांड की डेफिनेशन किसने दी थी। ठीक है, डेफिनेशन क्या है उससे कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि डेफिनेशन तो सिंपल सी है, प्राइस इंक्रीज होगी डिमांड डिक्रीज होगी, ये बात इसी ने बताई थी। ठीक है, तो डिमांड की डेफिनेशन जो है वो एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी, और यूटिलिटी के जितने भी कंसेप्ट आएंगे वो भी सारे किसने दिए हैं, एल्फ्रेड मार्शल ने। जबकि इंडिफरेंस करो के जितने भी कंसेप्ट है वो किसने दिए थे, हिक्स एंड एलन। शाबाश, आरबीएससी से हो। क्योंकि सीबीएसई वाले तो ढेर हो चुके हैं अभी तक, तुम ताजा ताजा पढ़ के आए हैं, तब पता है हिक्स और एलन चाचा का लड़के लगते हैं जैसे। चलो कोई नहीं, याद बढ़िया है। ठीक है, नाम याद रहेंगे, जितने ज्यादा नाम याद रहेंगे उतना ठीक है, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन जरूर मिलेगा नाम से। ठीक है, अब आता है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, अच्छा डिमांड शेड्यूल, डिमांड करो, दो टॉपिक पढ़े होंगे आपने, इनको शॉर्ट में ही मैंने बताया, जितना क्वेश्चन पूछता है उतना ही काम का है, बाकी आप समझ सकते हैं कि डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या होता है। जब मैं आपको बता रहा था, ये है ना, दिस इज द डिमांड शेड्यूल दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट प्राइसेस एट डिफरेंट डिमांड। ठीक है, तो डिमांड शेड्यूल इज ए टेबल दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी which a consumer ready to buy at different possible prices। ठीक है, there are two types of demand schedule, first is individual and second is market। ठीक है, दो तरीके के डिमांड शेड्यूल होते हैं, एक तो इंडिविजुअल पर्सन का डिमांड शेड्यूल और एक मार्केट का डिमांड शेड्यूल। ठीक है, इंडिविजुअल ये जो लिखा है मैंने ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। ठीक है, और मार्केट डिमांड शेड्यूल हो तो सीधी सी बात है, मार्केट में जितने भी इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, उन सभी के इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का क्या कर लो आप, समेशन कर लो। फॉर एग्जांपल ये तो मान लो एक कंज्यूमर की डिमांड थी, इसी तरीके से मान लो किसी बी कंज्यूमर की डिमांड हो तो, ठीक है, जैसे उसकी डिमांड चल रही हो 20, 15, 10 एंड 5। ठीक है, देन नाउ व्हाट इज द मार्केट डिमांड, सीधी सी बात है डी बी डी ए प्लस डी बी। ठीक है, इन दोनों का समेशन कर लो तो मार्केट डिमांड निकल कर आ जाएगी। ठीक है, और इनका समेशन करोगे कैसे, 10, 20, 30, 15, 5, 20, 10 and 4, 14 and 5 and 3, दिस इज द मार्केट डिमांड। तो आपको क्या याद रखना है, मार्केट डिमांड शेड्यूल इज द समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, a table which represents the different demanded quantities at different possible prices over a period of time, other things remain constant, there are two types of demand curve, individual and market। मार्केट में सिर्फ आपको याद रखना है सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स। समझ में आ गई क्या। इसके बाद में डिमांड करो,
यहां से एक दो क्वेश्चन ज्यादा अच्छे पूछे जाते हैं कि डिमांड कर्व क्या होता है। जो आपने टेबल बनाई है उसको क्या कर लो, ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कर दो, उसके कॉम्बिनेशंस और पेयर्स को ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करोगे, जो जो लाइन बन जाएगी वो डिमांड कर्व है। ठीक है, तो डिमांड कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ग्राफिकली मेंशन द पेयर्स ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। ये प्राइस और क्वांटिटी के जो पेयर्स बन रहे थे उन पेयर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, इट शोज नेगेटिव, ये बात याद रखनी है आपको स्पेशल, इट शोज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिमांड कर्व। एक बार कुछ पूछा गया क्वेश्चन है, कब डेट आई थी एग्जैक्ट याद नहीं है मेरे को। ठीक है, बट ये याद रखना है कि डिमांड कर्व का जो फंक्शन है वो क्या है, टू एक्सप्रेस द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। और फिर दूसरा इसका स्लोप याद रखना है, कैसा होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। और नेगेटिव स्लोप को अपन क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड टू राइट। समझ में आ गई क्या। फिर इसके बाद में बात करते हैं कि डिमांड कर्व के स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। किसी भी तरीके का स्लोप मेजर करना हो उसका जनरल फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, किसी भी लाइन का अगर नेगेटिव स्लोप है और आपको उसका स्लोप मेजर करना है ज्यादा है या कम है, ठीक है, तो उसका एक जनरल फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब मुझे एक बात बताइए, जब भी आपने डिमांड कर्व पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा, मैथ्स में थे, गलती हो गई करके, यहां पर अपन किसको मेंशन करते हैं, क्वांटिटी डिमांड को, ये होता है ओरिजिन। और यहां पर किसको मेंशन करते हैं, प्राइस को। और प्राइस कहां पर होता है, वाई पर, और क्वांटिटी क्या होती है। तो देखो इस फॉर्मूले में और इसमें सिमिलरिटी नजर आ रही है क्या, डेल्टा पी यानी कि डेल्टा वाई और डेल्टा क्यू मतलब डेल्टा एक्स। समझ में आ गई क्या। तो स्लोप का जनरल फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और इसी को अगर अपन डिमांड कर्व के ऊपर मेंशन करते हैं तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, याद रहेगा। आगे देखें, जनरली डिमांड कर्व इज कर्व लीनियर। कर्व लीनियर का मतलब दो तरीके की लाइन होती है। आपने जनरली 12th क्लास के अंदर या 11th क्लास में अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिंपल लाइन पढ़ी होगी। ठीक है, जबकि जनरली डिमांड कर्व कैसा होता है, कर्व में होता है। ठीक है, तो ये तो है डिमांड की स्ट्रेट लाइन, लीनियर लाइन बोलते हैं जिसको, और इसको क्या बोलते हैं, कर्व लीनियर। तो जनरली आपका डिमांड कर्व कैसा होगा, कर्व लीनियर होगा, नॉन लीनियर नहीं होगा। ठीक है, तो जनरली डिमांड कर्व इज अ कर्व लीनियर नॉन लीनियर बिकॉज प्रपोर्शन ऑफ चेंज इज नॉट कांस्टेंट। अगर डिमांड कर्व नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर होने का सॉरी कर्व लीनियर है, तो इसका मतलब क्या है कि एवरी सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ आपका जो प्रपोर्शन है वो कांस्टेंट नहीं है। मतलब आपने अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आओगे, ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर सेक्रिफिकेशन वाई का ज्यादा हुआ है और एक्स का गेन है कम हुआ है। बट अब आप इसकी बजाय इस पर आओ, क्या देखने को मिल रहा है, लगभग इक्वल सा हो रखा है। और फिर इसके बाद में यहां पर जाओगे तो वाई का सेक्रिफिकेशन कम है और एक्स का गेन ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर बार जरूरी नहीं है, ठीक है, कि प्राइस में जितने चेंजेस आए उतने ही डिमांड में चेंजेस आ रहे हो। कई बार प्राइस में चेंजेस ज्यादा आते हैं और डिमांड में चेंजेस कम होते हैं। कई बार प्राइस में चेंजेस ज्यादा कम होंगे और डिमांड में चेंजेस ज्यादा होंगे। और कई बार क्या होता है, प्राइस और डिमांड में लगभग इक्वल इक्वल चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो प्राइस के और डिमांड के बीच में इस यूनिक रिलेशन की वजह से क्या होता है, डिमांड कर्व कर्व लीनियर होता है बजाय एक स्ट्रेट लाइन के। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें स्ट्रेट लाइन क्यों पढ़ाई। ठीक है, तो फॉर द सिंप्लीफाइड स्टडी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से किसी भी डायग्राम को समझाना ज्यादा इजी होता है। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड बनाने के लिए उन्होंने स्ट्रेट लाइन का यूज किया, चाहे बुक हो चाहे टीचर्स हो, सबने स्ट्रेट लाइन का यूज किया। जबकि जनरली कैसा होगा, कर्व लीनियर, ये याद रखना है। फिर इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व। जैसे शेड्यूल दो तरीके के हो सकते हैं, वैसे कर्व भी कितने होंगे, दो तरीके के होंगे। कौन कौन से, इंडिविजुअल और मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट द डिमांड ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड प्रेजेंट द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स। ठीक है, इसके बाद में यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, दो क्वेश्चन यहां से याद रखना है आपको। इट इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ, ठीक है, समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड करो। आपने मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ा था अभी, मैंने क्या बताया आपको, मार्केट डिमांड शेड्यूल इज द समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल इज द समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो ध्यान दें,
ये 2 पर्सन के इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, ठीक है। जो ए पर्सन है इसकी मैक्सिमम डिमांडेड क्वांटिटी 3 है और बी पर्सन है जिसकी मैक्सिमम डिमांडेड क्वांटिटी 4 है। तो एक बात बताओ कि इस लोएस्ट प्राइस के ऊपर मार्केट में मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी डिटरमाइन हुई है? अगर मैं मार्केट डिमांड करो बनाऊंगा तो इंडिविजुअल्स के लिए या मार्केट के लिए, दोनों के लिए प्राइस तो क्या रहेगी? सेम। तो इसका मतलब वर्टिकल तो क्या चल रहा होगा? सेम, ठीक है। चेंजेस किस में आएंगे? हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि इंडिविजुअल्स की क्वांटिटी का समेशन करना होगा और क्वांटिटी को कहां पर रखते हैं अपन? हॉरिजॉन्टल के ऊपर। तो सीधी सी बात है, इसने मैक्सिमम कितनी क्वांटिटी की डिमांड की है? इसने मैक्सिमम कितनी की है? दोनों का समेशन करोगे तभी तो मार्केट निकल कर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब वी मेक द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स टू कंस्ट्रक्ट ए मार्केट डिमांड कर्व। समझ में आ गई? तो यहां पर आपको मैक्सिमम स्केल कितना लेना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 और 7 तक लेना। हो गया ना हॉरिजॉन्टल समेशन, ठीक है। तो ये बात स्टेटमेंट याद रखना है, इट इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स, ठीक है। मार्केट डिमांड कर्व इज द कहने गुटियां पहना देते हैं आते ही। वो भी सोने की नहीं है, ये सोने की पहनाने में है मेरे को। वक्त आएगा बेटा सोने की भी पहनानी पड़ेगी। या पे अटेंशन, देखिए। इंडिविजुअल जो मार्केट डिमांड करो होता है वो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड करो। इसके बाद में जो इंडिविजुअल डिमांड करो होगा वो थोड़ा सा स्टीपर होगा और मार्केट डिमांड करो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा फ्लैटर होगा, ठीक है। अगर आप मार्केट डिमांड करो डिराइव करेंगे तो ध्यान से देखिए मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 7 तक। और वर्टिकल क्या है? सेम। हॉरिजॉन्टल क्या हो रहा है? एक्सपांड हो रहा है। तो आपके स्लोप का, आपके जो डिमांड करो होगा उसका स्लोप धीरे धीरे क्या हो जाने लग जाएगा? फ्लैटर होने लग जाएगा। समझ में आ गई क्या? ज्यादा याद नहीं रहे तो सिर्फ 2 स्टेटमेंट याद रखने हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनने लायक भी नहीं है, ठीक है। एक तो डिमांड करो के ऊपर से आएंगे क्वेश्चन कि डिमांड करो क्या करता है? नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। स्लोप कैसा होता है? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, ठीक है। रिप्रेजेंट द पेयर्स ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। 2 टाइप्स के होते हैं, इंडिविजुअल एंड मार्केट। इंडिविजुअल तो क्या करता है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को रिप्रेजेंट करेगा और मार्केट मार्केट डिमांड शेड्यूल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मार्केट डिमांड करो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड करो एंड फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है। कि चाहे तो आप आईसीआई के मॉड्यूल है क्या आपके पास? आया ही नहीं? देखा ही नहीं? अभी तक आया ही नहीं? रजिस्ट्रेशन ही हुआ, ये सस्पेंस में है अभी। देखें, लीनियर इक्वेशन ऑफ डिमांड करो, एक बार पूछा गया क्वेश्चन है डिमांड करो कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है? Q इज इक्वल टू ए माइनस ए पीपी। और अगर देखो आपको क्वांटिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो आपको ए की वैल्यू मिलेगी। ए का मतलब क्या होता है? अच्छा, आपने इनकम आउटपुट डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है। उसके अंदर ये इक्वेशन आई होगी, ठीक है। एमपीसी के अंदर आई होगी, एग्जैक्टली, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है? ऑटोनोमस कंजप्शन या आपकी ऑटोनोमस डिमांड। अगर आप एकदम आप इनकम लेस भी हो जाओगे, आपकी इनकम जीरो भी हो जाएगी तो आपकी डिमांड जीरो नहीं हो सकती। हो जाएगी क्या डिमांड जीरो? ठीक है। तो इसका मतलब जीरो इनकम लेवल पर भी जो मिनिमम लेवल ऑफ डिमांड कर रहे हैं वो क्या है? आपकी ऑटोनोमस डिमांड। ऑटोनोमस डिमांड माइनस बी का मतलब क्या होता है? एमपीसी, ठीक है। और एमपीसी ही क्या करती है? ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम। अब वहां से इसको याद नहीं रखना है, बी का मतलब होता है स्लोप ऑफ डिमांड करो। क्या होता है? स्लोप ऑफ डिमांड करो। और स्लोप का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। अगर बी की वैल्यू लिखी हुई मिल जाए तो समझ लेना ये किसकी वैल्यू दे रखी है? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू की वैल्यू है, ठीक है। क्या? हाँ तो नेगेटिव, ये माइनस का स्लोप इस बात को रिपर, हाँ ये यहां पर माइनस लिख दो, यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है ना, ठीक है।
ए माइनस बीपी, अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये प्लस हो जाएगा ना फिर। अरे यहां मैंने क्या लिखा हुआ है, माइनस बी। माइनस बी का मतलब क्या होता है, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा। अगर आप इसकी वैल्यू को माइनस में ही पुट कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ए माइनस बीपी है, यस। अरे बेटा मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, ये यहाँ पर माइनस दिखा रिप्रेजेंट करने का रीजन ही ये है, ठीक है। वरना लीनियर लाइन इक्वेशन का फॉर्मूला तो ये होता है, ठीक है, y इज इक्वल टू ए प्लस ए बी वाई, ये लीनियर लाइन इक्वेशन होती है। तो इसको मैं माइनस में ऑलरेडी किस लिए डिनोट कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इसको माइनस में भी डिनोट करूंगा तो प्लस माइनस है, माइनस ही होने वाला है। तो इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी ए माइनस बीपी डिनोट कर दिया, और बुक में भी यही करते हैं, ठीक है। ये इसका लीनियर लाइन इक्वेशन है, ठीक है। इनमें से सबकी वैल्यू आपको मिलेंगी, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जो वैल्यूज मिले उनको पुट करो और रिजल्ट निकाल लेना। और इसी तरीके से प्राइस की वैल्यू भी मिलेगी आपको, ठीक है। जब प्राइस कैलकुलेट करने को कहेगा तो आपको क्वांटिटीज की वैल्यू मिलेंगी। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ए बाई स्लोप माइनस क्यू बाई स्लोप। समझ में आ गई क्या, इसमें इससे प्राइस कैलकुलेट होगा। अब आता है रेशनल्स ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। रेशनल्स क्या है, देखो अभी तक आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, बट वाई। तो ये रेशनल्स इस बात को प्रूव करेंगे, वाई देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। समझ में आ गया क्या। तो सबसे पहला जो रेशनल है वो क्या है, प्राइस इफेक्ट। नाम सुना है इसका आप आरबीएससी से, तो आपको तो पता होगा ना। प्राइस इफेक्ट, हाँ हाँ आपको ही बोल रहा हूँ, अरे इनको नहीं बोल रहा हूँ, है सब्सिट्यूशन ऑफ इनकम इफेक्ट मतलब, हाँ सब्सिट्यूशन और इनकम इफेक्ट, इन दोनों का क्या करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ सब्सिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, ठीक है। और ये थ्योरी किसने दी थी, हिक्स एंड एलन हैव एक्सप्लेन्ड द बोथ इफेक्ट्स, ये याद रखना है, ठीक है। इनकम इफेक्ट और सब्सिट्यूशन इफेक्ट का कंसेप्ट किसने दिया था, हिक्स एंड एलन ने। और ऑर्डिनल अप्रोच भी किसने दी थी, ऑर्डिनल अप्रोच लाइक इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आईसी, आईसी नहीं पढ़ा, इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, नहीं पढ़ा, चलो कोई नहीं, कोई नहीं। ऑर्डिनल अप्रोच, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसके अगला चैप्टर ऑर्डिनल अप्रोच और कार्डिनल अप्रोच ही है, वो पढ़ेंगे तब समझ जाओगे क्या है, ठीक है। ठीक है, देखें, हिक्स एंड एलन हैव एक्सप्लेन्ड द बोथ इफेक्ट्स, ये नेम याद रखने हैं आपको स्पेशली, ठीक है। क्योंकि ऑर्डिनल अप्रोच तो जनरली 12th में ही बता देते हैं या 11th में बता देते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो हिक्स एंड एलन ने प्रपोन्ड की थी, ठीक है। जबकि आपको ये याद रखना है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट है, इन दोनों को भी एक्सप्लेन किसने किया था, हिक्स एंड एलन ने, बाय यूजिंग द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। अब इसके बाद में दो तरीके के इफेक्ट होते हैं, प्राइस इफेक्ट इज द समेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। Why there is negative relation between price and demand? The first reason is substitution effect. अब substitution effect क्या है, समझ लें इसको। ये भी पंगा ही है, देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तभी काम करेगा जब मार्केट में सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल हो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कब काम करेगा, जब मार्केट में सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल हो। सब्स्टिट्यूट नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम ही नहीं करेगा। एक्स एंड वाई, वी कंसिडर टू एक्स एंड वाई बोथ आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। कोई प्राणी ऐसा है जिसको लगता है कि मुझे ये नहीं पता सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं, कोई भी नहीं है, सबको पता है। टी एंड शुगर, कईयों की गर्दन नहीं हिली, मैं यही देखना टी और शुगर बोलते देखे किसी की गर्दन हिलती है क्या। टी एंड शुगर तो कॉम्प्लीमेंट्री है, और टी और कोला, वेरी गुड, सही बोला।
टी एंड कोला भी अपने आप में क्या है, सब्सिट्यूट है, बट वीक सब्सिट्यूट है। जैसे आपके घर पे कोई आता है कि चाय ठंडा लेंगे, बोलते हैं ना, चाय या ठंडा, दोनों में से एक ऑप्शन दे रहे हो ना, एक दूसरे का अल्टरनेटिव प्रेजेंट कर रहे हो ना, बट दोनों एक दूसरे के क्या है, वीक सब्सिट्यूट है। ठीक है, और अगर पूछा जाए पेप्सी कोला लोगे क्या, तो सीधी सी बात है क्लोज सब्सिट्यूट है। ठीक है, तो ध्यान दें, दोनों कॉमोडिटीज का एक दूसरे का क्लोज सब्सिट्यूट होना जरूरी है। कौन सा सब्सिट्यूट है, क्लोज सब्सिट्यूट, तभी काम करेगा। अब देखें दोनों प्रोडक्ट हैं, जैसे लाइक पेप्सी एंड कोला, तो पेप्सी मान लेते हैं। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी प्राइस एंड डिमांड है। ठीक है, अगर मैं पेप्सी की प्राइस इंक्रीज करता हूं, सीधी सी बात है सारे कस्टमर्स किसके पास डाइवर्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो सारे कंज्यूमर्स कोला के पास चले जाएंगे। ठीक है, और कोला की डिमांड क्या हो जाएगी, ये बात आपने कहां पर पढ़ी थी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में पढ़ी थी। और क्या शो किया था, देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड डिमांड ऑफ डोमिनेंट प्रोडक्ट। बट आपने वहां पर ये नहीं नोटिस किया कि वहां पर मैंने ये भी किया था कि पेप्सी की खुद की डिमांड क्या हो रही है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। व्हेन वी इंक्रीज द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी, then consumers of that commodity will be shifted or switched toward the other substitute, that's why the demand of commodity will be fallen। ठीक है, this is called substitution effect। मैं और क्या प्रूव कर रहा हूं, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी का डिमांड के साथ कैसा रिलेशन है, नेगेटिव है, यही तो लॉ ऑफ डिमांड है। और ऑन प्राइस वाले में मैंने यही लिखवाया है, तो दोनों बात एक ही है, वहां पे एज ए डेटर्मिनेंट लिखा है, आगे मैंने लॉ ऑफ डिमांड लिखवाया है। ठीक है, हमें यह प्रूव करना है कि प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज ही क्यों हो रही है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला रीजन कौन बन के बैठा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जैसे ही प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी, आप उसके सब्स्टिट्यूट्स की तरफ डाइवर्ट होने लग जाएंगे, इस वजह से डोमिनेंट प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, कम होगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव रिलेशन आ रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर मैं इसकी प्राइस को कम कर देता हूं, क्या होगा भाई, अगेन वाई के कंज्यूमर्स किसकी साइड में आने लग जाएंगे, एक्स की साइड, और एक्स की डिमांड क्या होगी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अगर इसको इसके साथ देखोगे तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, और अकेले खुद का देखोगे तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। समझ में आ गई क्या, पीछे कोई प्रॉब्लम। अब इसमें कंडीशंस दे रखी हैं, इफेक्ट तो समझ में आ गया, इफेक्ट तो आप पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा इजीली। बट ये इफेक्ट काम कब करेगा, ज्यादा इफेक्टिवली वर्क कब कर पाएगा, तो सबसे पहली बात, गुड्स आर क्लोजर सब्स्टिट्यूट। अगर गुड्स एक दूसरे की क्लोज सब्स्टिट्यूट है तब तो ये इफेक्ट काम करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया अभी, ठीक है, एक्स एंड वाई, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्लोज होंगे तब तो एक्स के कंज्यूमर वाई की तरफ डाइवर्ट होंगे। बट अगर वाई इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, फॉर एग्जांपल अभी अब बात कर रहे थे कोला एंड टी, अगर कोला की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो क्या आप टी की तरफ डाइवर्ट हो जाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो एक्स की डिमांड क्या नहीं होगी, डिक्रीज नहीं होगी। समझ में आ गई क्या, तो अगर मैं प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी को इंक्रीज करता हूं, ठीक है, और वाई अगर इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो सीधी सी बात है प्राइस इंक्रीज होने पर एक्स इसकी तरफ है, ठीक है, जो कंज्यूमर्स हैं एक्स के वो वाई की तरफ डाइवर्ट ही नहीं हो पाएंगे, और डाइवर्ट नहीं होंगे तो इसकी डिमांड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे भाषा में, तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, बोथ गुड्स आर क्लोजर सब्स्टिट्यूट। समझ में आ गई क्या, सेकंड थिंग, लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू द सब्स्टिट्यूट। एक्स से वाई की तरफ, मतलब सब्स्टिट्यूट की तरफ डाइवर्ट होने के लिए कॉस्ट भी क्या होनी चाहिए, लोअर होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपके घर के पास में ही अब पेप्सी की बोतल मिल जाती है, ठीक है, और पेप्सी मिलती है 100 की और कोला मिलती है 90 की, और आपको पता चलेगी कोला मिलेगी आपको यहां से 5 किलोमीटर दूर, लेने जाओगे क्या करोगे, हाई प्राइस पर पेप्सी को ही परचेज करने को रेडी हो जाओगे, तो इसका मतलब डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कब, जब सब्स्टिट्यूशन की कॉस्ट क्या हो, ज्यादा। तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम कब करेगा, जब सब्स्टिट्यूट होने की कॉस्ट क्या हो, लो। आगे बात समझ में नहीं आई, समझ में
कोई नहीं, नहीं आया तो बता देंगे। एक्स एंड वाई उरले, ठीक है। दोनों 90-90 के, पेप्सी एंड कोला। पेप्सी की प्राइस इंक्रीज होकर 100 हो गई, ठीक है, और एक्स से वाई तक जाने की जो वैल्यू है वो 20 रुपीज लगेगी। जाएगी क्या? नहीं जाएगी। क्यों? लॉस हो गया ना। तो मैंने क्या लिखा था, कॉस्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन विल बी लोअर। एक्स से वाई की तरफ शिफ्ट होने की कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अगर कम होगी तब तो शिफ्ट कर जाओगे। फॉर एग्जांपल आपको पता चले एक्स से वाई पर जाने के लिए केवल आपको कितने देने पड़ेंगे, तो ये कितनी बड़ी है 10, ठीक है, तो 5 का तो अभी भी प्रॉफिट हो रहा है ना। तो इसका मतलब सब्सटीट्यूशन कॉस्ट अगर लोअर है तब तो आप इजीली एक्स को छोड़कर किस साइड में डाइवर्ट हो जाओगे, वाई की तरफ, तब तो ये लो काम करेगा। और अगर सब्सटीट्यूशन की कॉस्ट हाई है तो सीधी सी बात है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट काम में नहीं करेगा। समझ में आ गया क्या? ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट है लोअर इनकन्वीनियंस टू स्विच। लोअर इनकन्वीनियंस टू स्विच का मतलब कि एक्स से वाई की तरफ शिफ्ट होने के लिए डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोपहर के 2 बज रहे हैं, ठीक है, और घर वाले बोल दिया जब पेप्सी ले आ। आप नीचे उतरे, शॉप पर गए और आपको पता चला पेप्सी तो 100 की मिल रही है, बट यहां से 5 किलोमीटर दूर कोका कोला कितने में मिल रही है, 90 में। भरी दोपहर में जाना चाहोगे क्या? नहीं, ये 100 में यहीं ले लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कन्वीनियंस, लोअर इनकन्वीनियंस होगा तो मतलब आपको ज्यादा परेशानी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तो आप इजीली शिफ्ट हो जाओगे, स्विच कर लोगे। और अगर इनकन्वीनियंट हुआ ज्यादा तो आप शिफ्ट नहीं होना चाहोगे और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट काम में नहीं करेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होती है तो आप उसके सब्सटीट्यूट्स की तरफ स्विच करने लग जाते हो, इस वजह से उस प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज होने लग जाएगी, ठीक है। और इसके लिए सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए 3 फैक्टर्स काम करेंगे। कौन कौन से? एक तो गुड्स दोनों एक दूसरे की क्लोज होनी चाहिए, एक से दूसरे की तरफ जाने के लिए कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और एक से दूसरे की तरफ जाने पर कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, तब तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है।